So, good afternoon, student again. Here we study about the acne rosacea. Uh, Today, in this, we discuss about their introduction and participating factors, what kind of factors that affect on it, and clinical manifestation, pathophysiology, diagnostic evaluation, and everything. Okay, so later on we discuss, as earlier I was discussing about the acne conglobata, right? So here we discuss about the acne rosacea. Okay, so let's start. So सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इट इज एन chronic inflammatory skin eruption that occur more often in the middle and adulthood. जो middle और adulthood की older adult होती है, मतलब ये आपको हो सकता है 18 टू 19 ईयर्स से लेके 25-26 के एज में हो सकता है. इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टराइज होता है एक इर्थीमिया, पैप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स और टेटना टेटना लैंजेनिया. ठीक है, ये वाली जो टेटना लैंजेनिया का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जो है वो है स्किन के एकदम नियर में दिखती है. एकदम ऐसा होता है ना कि स्किन एकदम किसी किसी की नसें यहाँ से ऐसे से दिखती है, तो वही उसको उसको ही कहा गया है. ठीक है, ये एक इन्फ्लामेटरी टाइप का, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी टाइप का डिजीज है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नोज़ के एरिया में, ठीक है, या सबसे ज़्यादा इन्हीं सरफेस पे होता है, नोज़ के सरफेस पे, इन्हीं सरफेस पे, इस जगह पे इस तरीके से होता है. ठीक है, पेशेंट जो है बर्न और इची सेंसेशन फील करेगा. इसके जो सिम्टम्स है वो बर्निंग और इचिंग सेंसेशंस इसमें फील होता है. राइट, सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन पार्ट. सो मैं इधर लिख देती हूँ. इट इज एन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, inflammatory skin eruption. Okay, so here it is a chronic inflammation, sorry, may skin eruption. Here occur more often in middle and older adult. कब होता है ये? occur more often middle and older adulthood. Okay, it is characterized by it is characterized by erythema, okay, erythema, papules, pustules, okay, tet- tetanaglacia, Anastasia. ओके, सो इसका मतलब जो होता है ना, ये जो टर्म डिराइव्ड हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, वो स्किन के नियर एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर के सरफेस पे अपीयर होती है, स्किन सरफेस पे अपीयर होने लगती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इसलिए मेंशन कर दे रही हूँ, ब्लड वेसल्स नियर the surface of the skin. Here it is the main reason of this term.
ओके, देन आफ्टर दैट इट अकर ऑन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे अफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था नोज एरिया में, हमारे फेस में। ये इट इज़ अफेक्ट, इट spatially affect on the face and nose. Okay, patient may have burning and itchy sensation. So here patient may have burning and itchy sensation. So here the definition I wrote. So let's discuss. It is chronic inflammation, skin eruption occur more often in the middle and older adulthood. तो ये क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है एक तरह का, ठीक है, जो कि स्किन इरप्शन करता है, स्किन के ऊपर ही अफेक्ट होता है, और ये सबसे ज्यादा कब किस एज में होता है, मिडिल और ओल्डर जो अडल्टहुड होता है उसमें, ठीक है, आफ्टर 18 टू 9, 18 से लेकर 26 27 तक के एज में। इसकी विशेषताएं क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इर्थमिया, पैप्यूल्स, पिस्ट्यूल्स एंड tetanic gastacea, which means blood vessels near the surface of the skin. या एर्थ में होगा, पैप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स मतलब फोड़े फुंसी जो जैसे हो जाते हैं ना, वैसा उसको बोलते हैं पैप्यूल पेस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स मतलब होता है जिसमें पस भरा रहे, पैप्यूल्स मतलब जो उठ के आता है, जिसमें पस नहीं रहता, बस वो उठा हुआ रहता है। ओके, उसके बाद ये टेटनिक ग्लास्टेशिया का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जहाँ पे स्किन का सरफेस, मतलब स्किन के सरफेस में दिखने लगती है, बहुत ही पतली सी स्किन में हो जाती है उसमें उस टाइम पे से, ठीक है। और ये स्पेशली अफेक्ट करता है हमारे फेस, नोज में, ठीक है, नोज के एरियाज में और फेस के एरियाज में। और पेशेंट जो है इस तरह के, जो इस चीज से जो सफर कर रहे हैं, उनको क्या फील होता है, बर्निंग और ईचिंग सेंसेशन। क्या फील होता है यहाँ पे, बर्निंग और ईचिंग सेंसेशन फील होती है, राइट। तो ये है एक्ने रोकेसिया, ठीक है। देन वी हैव कम टू दिस में फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैं आपको मेंशन करके देती हूँ, so it will be easy to understand. So here इसका है पार्टिसिपेटिंग फैक्टर, सबसे पहला मोर कॉमन इन द फेयर पीपल, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जो फेयर पीपल्स होते हैं, मतलब जो गोरे होते हैं, उनमें ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती है। फिर टी, कॉफी, अल्कोहल, कैफीन कंटेन प्रोडक्ट, सनलाइट एक्सपोजर एंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट एंड स्पाइसी फूड एंड इमोशनल स्ट्रेस, ये आपको कब किन कंडीशंस में देखने को मिलेगा, ये सबसे ज्यादा आपको टी, कॉफी वगैरह पीते हैं तब, ठीक है, अल्कोहल ले रहे हैं तब, कैफीन का कंजप्शन होता है तब, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इट कंटेन्स प्रोडक्ट, जैसे कि जो कंटेन प्रोडक्ट होता है उनकी वजह से, सनलाइट की वजह से, उसके बाद एक्सपोजर टू द एक्सट्रीम कोल्ड, अगर कोल्ड में एक्सपोजर हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, हॉट और स्पाइसी फूड खा लिया है उस वजह से, या फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें क्या करेगी, देखने को मिलेगी। तो ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और आ सकती है, यही सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इस पर अफेक्ट करेंगे। तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एक्ने रोक्सिया इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। सो कौन कौन सा फैक्टर हमने डिस्कस किए, सबसे पहला आता है मोर कॉमन इन फेयर पीपल, इट इज मोर कॉमन इन फेयर पीपल, राइट। फिर यहाँ पे वेट, मोर कॉमन इन फेयर पीपल। नेक्स्ट इसका क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा टी,
और कॉफी एंड कैफीन प्रोडक्ट, इसमें कैफीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैफीन कंटेन प्रोडक्ट लिख लो, कैफीन कंटेन प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम सनलाइट के बारे में, सनलाइट एक्सपोजर, फिर एक्सट्रीम कोल्ड में, फिर किसी हॉट एंड स्पाइसी फूड को खाने में, ठीक है, फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। सो ये सारे फैक्टर्स क्या है, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ये गोरे लोगों में देखने को मिलता है, टी कॉफी का। और कैफीन कंटेन प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे उस टाइम पे दिखेगा, सनलाइट एक्सपोजर है तब, एक्सट्रीम कोल्ड है तब, हॉट एंड स्पाइसी फूड आप ले रहे हैं तब, और इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है तब भी ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे इन जनरल टर्म्स में मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या ही होगा, क्या क्या ही चीज़ें इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी। ये सबसे पहले इर्थमिया ओवर द चीक्स एंड नोज, मतलब ऑल ओवर द चीक्स एंड नोज पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या होगा, पेशेंट की जो फेशियल फ्लशिंग्स होगी, जैसे ब्लश, रेडनेस, बर्निंग, रेड बम्स आ जाना, स्मॉल सिस्ट आ जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। फेशियल पे मतलब यहाँ पे फ्लशिंग्स आ जाएंगे, ब्लश वगैरह है तो वो जैसे रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। फिर बर्निंग की वजह से रेड बम्स आ जाए, छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलेगी हमें, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। फिर अगर क्रॉनिक केस है, इन सम केसेस इट विल बी क्रॉनिक, ठीक है। तो अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्किन कलर चेंज होगा, स्किन के कलर चेंज होगा, ठीक है, डार्क रेड पोर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होगा, एनलार्ज होता जाएगा, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखने को मिलेगी, राइट। अब हम आइए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे बोर्ड पे लिखकर समझते हैं। So here clinical manifestation is number 1, disease start with erythema. अगर erythema से हुई है, this disease start with erythema, right, over the cheeks and nose. ठीक है। फिर यहाँ पे आता है चेक्स और नोज की वजह से, यहाँ पे आता है पेशेंट हैव फेशियल फ्लशिंग, पेशेंट हैव फेशियल फ्लशिंग और ब्लशिंग और बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग, रेडनेस, ओके। उसके बाद फिर बर्निंग और उसके बाद फिर आता है रेडनेस, उसके बाद आता है फिर यहाँ पे रेडनेस होने की वजह से यहाँ पे आएगा ईचिंग, बम्प आ जाएंगे, ठीक है, रेड बम्प। देन आफ्टर दैट बम्प्स के बाद यहाँ पे स्मॉल सिस्ट आ जाएगा। किसी किसी को देखना कि धूप में आने के बाद से कैसे ऐसे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, दैट इज स्मॉल सिस्ट, राइट। उसके बाद फिर
अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है तो स्किन के कलर में चेंजेस आना. इफ इट इज इन क्रॉनिक कंडीशन, तो ये क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा, क्रॉनिक क्रॉनिक स्टेज में इसमें स्किन के कलर में चेंजेस आना. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कैसे टू डार्क एंड रेड, कैसे हो जाएगी डार्क और रेड. जैसे छाइयाँ हो जाती है तो किस तरीके से इस जगह पे हो जाती है, तो कैसे रेड रेड और अजीब सा हो जाता है, वैसे ही उसी तरह से चेंजेस आएंगे. ठीक है, पोर्स बिकम एनलार्ज्ड. ठीक है, एनलार्ज हो रहे हैं पोर्स. ठीक है, सबक्यूटेनियस हाइपरप्लेसिया भी हो सकता है. हो सकता है. ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, नोज पर. ठीक है, राइनोफाइमा भी प्रेजेंट हो सकता है. ऑन नोज होगा, ऑन नोज. ठीक है, फिर राइनो फाइमा भी हो सकता है. दिस कंडीशन विल ऑल्सो अकर. सो यहाँ पे मैंने बताया आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें क्या हो रहा है, डिजीज स्टार्ट हो रही है एर्थीमिया से जो कि चीक्स और नोज पे अफेक्ट कर रही है. राइट, उसके बाद अगर जो पेशेंट है वो क्या क्या फील कर रहा है, फेशियल फ्लशिंग फील कर रहा है, यहाँ पे ब्लश एरिया में रेडनेस आ जाएगी. ठीक है, फिर बर्निंग हो रहा है, फिर रेडनेस हो रही है के कारण बम्स आ रहे हैं, बम्स होने के कारण और ये स्मॉल सिस्ट में भी वहां पे चीजें कम डाउन हो रही है. ठीक है, उसके बाद अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में है तो क्रॉनिक कंडीशन के केस में क्या हो रहा है, स्किन का कलर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है, डार्क रेश रेड आएंगे. उसके बाद डार्कर रेडनेस होने के कारण पोर्स जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे. सबक्यूटेनियस में हाइपरप्लेसिया के भी चांसेस हो सकते हैं नोज के अराउंड एरिया और नोज पर भी. राइट, तो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट इज इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इट इज सेम एज द एक्ने कॉन्ग्लोबाटा. ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसका यही है. मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं. कॉन्ग्लोबाटा और रोक्रेशिया दोनों ही डिजीज एक्ने की, उसमें डायग्नोस्टिक, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तीनों ही चीज सेम है. तो मैं आपको फिर भी वर्बली बता देती हूँ. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होगा, एक्ने इज डायग्नोज्ड एज द लोकेशन एंड अपीयरेंस. ठीक है, ये इसमें तो ये कहीं पे भी हो रहा है, पर ये जो एक्ने है ये हमेशा हमको नोज और किस एरिया में हो रहा है, चिक्स में. तो वहाँ उसके लोकेशन और उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे भी. फिर उसका मेडिकल मैनेज, अगर कोई ड्रेनेज हो रहा है तो उसका कल्चर होगा. ठीक है, फिर बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में. तो मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा हमारा डाइट थेरेपी. ओके, डाइट थेरेपी आएगा, हाई ग्लूकोज डाइट लेनी है, एंटी एक्ने मेडिकेशंस लेनी है. उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जो भी एंटमेंट देंगे वो भी हमें यूज करना है. राइट, फिर हम बात करते हैं इसके नर्सिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. नर्सिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आपको यही है कि कंटिन्यू, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो शी कैन नॉट बी, she avoid to using these kind of medications, क्योंकि और लैक्टेटिंग मदर है तो भी है ना, तो ये सारी मेडिकेशंस नहीं लगानी है, अवॉइड करनी है, ना कोई मेडिकेशंस इनगल्फ करनी है. उसके बाद कोई भी ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी सनबर्न वाला पेशेंट है तो उस कंडीशन में उसको सन से एक्सपोजर नहीं करना है ड्यूरिंग द मेडिकेशन इज गोइंग. ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन. उसके बाद अगर अमाउंट में लगाना तो पी साइज अप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करना है. उसके बाद क्रीम का टेस्ट एरिया है ना, चीक की सेंसिटिविटी कर ले, पहले ही उसकी हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कर लिया जाए. फिर अप्लाई द क्रीम टू द आई माउथ एंगल, मतलब आई माउथ मतलब इस जगह पे लगाना है, नॉट अंडर द आई. तो इस जगह पे इतना इस तरीके से लगा के देखना है. ठीक है, नोज म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ
म्यूकस मेम्ब्रेन, और यहाँ इस एरिया में लगाना है आपको, इस इतने पूरे एरिया में। उसके बाद फिर यहाँ पे अवॉइड फ्रीक्वेंट फेस वॉश, फ्रीक्वेंटली फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। आप सुबह एक बार करो, शाम को एक बार करो, वो हम बार बार अपना फेस को नहीं यूज़ करना है, बार बार हाथ नहीं लगाना है, गंदे हाथ नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आइसोटेरिटोनिन पिल्स शुड बी टेकन विथ फूड। आइसोटेरिटोनिन जो टैबलेट है उसको, टेरिटोनिन टेम्परेरी यूज़ के लिए होती है, जो आइसोटेरिटोनिन है उसको टेम्परेरी बेसिस पे फूड के साथ लेने, मतलब खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले लो, ठीक है। तो ड्राइनेस नहीं होगी, ठीक है। पेशेंट विल फेस डिफिकल्टी वाइल वेयरिंग लेंसेज, अगर लेंसेज पहनता है तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो पेशेंट को टीच करना है उसके बारे में, ठीक है। शैम्पू उसको यूज़ करने के लिए बोलना है 2 हफ्ते में, मतलब हेड उसका क्लीन हो, ऑयली ना हो, ठीक है। और एडवाइस करना है उसको बैलेंस डाइट खाए, ठीक है। सन एक्सपोजर से उसको बचना है, रेगुलर उसको लोशन, सनस्क्रीन और अम्ब्रेला वगैरह लेके जाना है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मैनिपुलेशन मतलब जो लेशंस है उस जगह को स्क्वीज नहीं करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट, जैसे बम्पी स्किन है, ठीक है, अगर सिस्ट वहाँ पे आ रहा है तो उसको ऐसे स्क्वीज नहीं करना है, क्योंकि वाइट हेड हमें लगता है वाइट हेड से, बट ऐसा नहीं है, हमारी स्किन का एक्शन है, वो उस चीज़ की रिएक्शन, मतलब एक्शन के रिएक्शन कर रही है वो, ठीक है। फिर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना 2 to 3 मंथ तक के लिए। फिर एडवाइस करना स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, जैसे आप स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यूज़ करनी है, राइट। So this is the both the disease condition that I discuss with you guys. But listen, एक्ने डिसऑर्डर में हमने 3 डिजीज पढ़ ली है, ठीक है। हमने पार्टीशन में पढ़ा है, पहले मैंने आपको एक्ने वल्गैरिस के बारे में बताया, फिर एंटी एक्ने कॉन्ग्लोबैटा के बारे में बताया, फिर एक्ने रोक्रेशिया के बारे में बताया, है ना। तो ये तीनों डिजीज अलग अलग हैं, पर इनको मैंने एक ही उसमें मर्ज करके बताया है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, तो कुछ भी पूछना है, प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में बताएं, ठीक है। थैंक यू क्लास।